नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। आज हम शुरुआत कर रहे हैं और आज हम जानेंगे मराठों ने किस प्रकार से अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शासन किया, किस प्रकार से उन्होंने सूबेदारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ पर अपना शासन किया। सूबेदारी प्रथा के तहत हम प्रमुख सूबेदारों को देखेंगे और अंत में सूबेदारी का मूल्यांकन करेंगे। ये जो क्लास होने वाली है छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास वॉल्यूम 3 पर आधारित होगी, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है, जिसे लिखा है डॉक्टर एस.डी. चौबे और नीलेश सिंह ने, है ना। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन को समझते हैं। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्यान्ह तक जो है 752 वर्षों तक जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश पर कलचुरी राजवंशों की अधिसत्ता रही, है ना। इस प्राचीन राजवंश का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ में, और सन 1741 ईस्वी में जो है कलचुरी राजवंश की सत्ता का अंत हो गया, है ना। और उनके स्थान पर नागपुर भोसले का प्रभुत्व जो है स्थापित हो गया। उनके जाने और नागपुर के भोसले के प्रभुत्व स्थापित होने के पीछे ये निम्न कारण रहे। कौन कौन से देखते हैं। रघुजी भोसले की विस्तारवादी नीति, है ना। रघुजी भोसले जो है मराठा मंडल के वीर पराक्रमी और महत्वाकांक्षी सरदार थे, है ना। और मराठा छत्रपति साहू से उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रभाव विस्तार करने तथा चौद वसूल करने के लिए अनुमति प्राप्त हो गया था, और इसी के तहत जो है उन्होंने अपना विस्तार बढ़ाया और छत्तीसगढ़ में कलचुरी का अंत किया, है ना। राजवंशों की शक्ति विभाजित होना। दोस्तों कहते हैं कि यदि आपकी मुट्ठी बंद है तो उसमें ताकत ज़्यादा होगी, और यदि खुली है तो उसकी ताकत कम हो जाती है। इस प्रकार से कलचुरी वंश जो है 2 वंशों में विभाजित हो गया था। कहाँ? 2 शाखाओं में, रतनपुर शाखा, रायपुर शाखा, है ना। विभाजन के पश्चात इनकी शक्ति निश्चित रूप से कम हुई होगी, जिसका फायदा किसको मिला? भोसलों को मिला, है ना। अगला कारण रहा दोषपूर्ण सैन्य प्रबंधन, है ना। शासन के लिए एक अति आवश्यक तत्व है क्या? सैन्य प्रबंधन, है ना। यदि आपके पास सेना अच्छी है तो शासन प्रशासन अच्छा होगा, आप आक्रमण रोक पाएंगे, अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर पाएंगे, है ना। और इस समय जो है कहना चाहिए कि सैन्य प्रबंधन अपने गिरावट की स्थिति में आ गई थी, जिसका फायदा उन्होंने उठाया, किन्ने? भोसलों ने, है ना, मराठों ने। छत्तीसगढ़ का उपजाऊपन, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, उपजाऊ भूमि है यहाँ की, तो हर कोई यहाँ आना चाहता है। आना इसीलिए चाहता है क्योंकि यहाँ से खेती होगी, खेती से उन्हें लगान मिलेगा, लगान से उन्हें राजस्व की प्राप्ति होगी, और राजस्व प्राप्ति से उनका साम्राज्य जो है, साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी, बूम आएगा। आगे बढ़ते हैं, मोहन सिंह का षड्यंत्र। दोस्तों, मोहन सिंह को शासन में शासक नहीं बनाया गया, और इस कारण से इससे क्रुद्ध होकर वो जो है किसके यहाँ चले गए? नागपुर चला गए, और मराठों से मिलकर षड्यंत्र कर लिया, है ना। अयोग्य अक्षम शासक, आगे देखेंगे आप लोग कि किस प्रकार से अमर सिंह, रघुनाथ सिंह जो है अयोग्य शासक सिद्ध हुए। अपने पुत्र के वियोग में शासन ही छोड़ दिया। भाई, पुत्र तो चला गया, लेकिन शासन जो आपको मिला है उसका तो अच्छा से आप निर्वहन करो अपने पद का, है ना। आगे बढ़ते हैं, मराठा आक्रमण के परिणाम। क्या क्या परिणाम रहे? पहला तो है कलचुरियों पर अधिकार हो गया। कलचुरियों की दुर्बलता का ज्ञान हुआ। कलचुरियों को खजाना जो है मराठाओं के अधिकार में चला गया। रतनपुर के नागरिकों से वसूली की गई, है ना। रघुनाथ सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात जो है रतनपुर राज्य के नागरिकों को आतंकित करने के लिए मराठों ने वहां के निवासियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, है ना, जो निश्चित ही गलत था, शोषणकारी कहना चाहिए कि ये सोच थी। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की हम बात करें तो 2 भागों में, मोटा मोटी पहले तो 2 भागों में बैठ कर देखते हैं। पहला है प्रत्यक्ष मराठा शासन, है ना, ये पूरा प्रत्यक्ष इसको मान लेते हैं। फिर उसके बाद ब्रिटिश के अधीन जो है मराठा शासन चला। मराठा शासन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से और सूबा शासन के माध्यम से चला, है ना। और फिर से ब्रिटिश काल जब शुरू हुआ तो उसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से चला, है ना। अप्रत्यक्ष की बात करें तो 1741 से 1757 तक जो है चला मराठा शासन, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह के माध्यम से।
प्रत्यक्ष की बात करें तो पहले शासक हुए थे बिंबाजी भोसले और सुबह शासन के माध्यम से व्यंकोजी भोसले पुनः नागपुर चले गए और वहां से उन्होंने उपनिवेशवादी नीति के तहत छत्तीसगढ़ का शासन किया, है ना। इसी प्रकार से ब्रिटिशों ने अधीक्षकों के माध्यम से छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन चलाया और अंत में ब्रिटिशों के जाने के कहना चाहिए कि मराठा शासन पुनः अपने स्वतंत्र उन्होंने चलाया। किसके माध्यम से? जिलेदारी व्यवस्था के माध्यम से, है ना। नागपुर के भोसले शासक के बारे में जाने तो रघुजी प्रथम के 4 पुत्र थे, जानूजी, मधुजी, संभाजी, बिंबाजी। मुधोजी के 3 पुत्र थे, रघुजी द्वितीय, वेंकुजी, चिमड़ाजी, वेंकुजी। ये आगे चल के शासक बनेंगे, है ना। आइए देखते हैं अगले पड़ाव की ओर। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन को 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला भाग है रतनपुर शाखा, दूसरा भाग है रायपुर शाखा। रतनपुर शाखा में रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह और रायपुर शाखा में अमर सिंह और शिवराज सिंह। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन की अगर बात करें तो बिंबाजी भोसले प्रथम शासक रहे हैं, उसके बाद चिमड़ाजी, व्यंकोजी, पुरसोजी, फिर अप्पा साहब आखिरी शासक रहेंगे, है ना। बिंबाजी भोसले 1757 में शासन करने के लिए रतनपुर आए। उन्होंने प्राचीन महल में प्रवेश कर छत्तीसगढ़ का प्रशासन हस्तगत किया, है ना। मोहन सिंह ने व्यवधान उत्पन्न करने की तो पूरी तैयारी की थी, लेकिन बीमार पड़ने के कारण मृत्यु हो जाने उनकी बीमार पड़े या मृत्यु हो गई, जिस कारण से बिंबाजी को बिना विरोध के जो है सत्ता मिल गई। इनकी राजधानी रतनपुर थी और ये इनका शासन क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ के साथ साथ संबलपुर भी था। प्रारंभिक इनके शासन की दौर करें तो दीवान के माध्यम से इन्होंने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। जैसे पहले दीवान थे नीलकंठ, घोड़ो महादेव, है ना। 1758 ईस्वी से जो है प्रत्यक्ष मराठा शासन शुरू हो गया था। इनकी राजभाषा मराठी थी और ये मोड़ी लिपि का उपयोग करते थे। उर्दू भाषा का भी प्रयोग इस समय होता था और इनके समय जो है नागपुरी रुपया का प्रचलन था। आगे बढ़ते हैं। इनकी 3 पत्नियां थी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों पत्नियां इनकी। पहली पत्नी तो आनंदीबाई, है ना। बिंबाजी की मृत्यु के पश्चात शासन का संचालन इन्होंने ही किया और इन्हीं के शासन में जो है सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसके कारण जो है प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर से सत्ता का संघर्ष भी हुआ। इनके समय यूरोपीय यात्री मिस्टर लेंकी का आगमन हुआ था रतनपुर किले में लक्ष्मी नारायण मंदिर भी इन्होंने ही बनवाया था और राम टिकारी मंदिर में हाथ जोड़ी स्थिति में बिंबाजी की प्रतिमा भी इन्होंने स्थापित कराया था। जहाँ पर राम टिकारी मंदिर है, यहाँ तो सिक्के चिपकाने वाला परंपरा तो है ही है, मैंने सिक्के चिपकाते हैं आप। और यहाँ से यदि आप रतनपुर का कहना चाहिए कि दृश्य देखें तो पता चलता है कि क्यों रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता था। रतनपुर के जो विभिन्न तालाब हैं यहाँ से आपको जंगल के ऊपर से देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा जगह है, जाकर आप लोग एक बार बिल्कुल देखिए। अगली पत्नी है, दूसरी पत्नी उमाबाई है, जो कि मृत्यु से दुखी होकर सती हो गई और सती चौरा भी रतनपुर में इनके सती होने का प्रतीक के रूप में मौजूद है। तीसरी पत्नी थी रमाबाई। बिंबाजी की मृत्यु के वियोग में वन चली गई और वापस लौटकर नहीं आई, है ना। आगे बढ़ते हैं। बिंबाजी की कोई संतान नहीं थे, इसीलिए उन्होंने चिमड़ाजी को गोद लिया और बिंबाजी की मृत्यु कब हो गई थी? 7 दिसंबर 1787, है ना। स्थापत्य कला की बात करें तो बिंबाजी ने मंदिर, मस्जिद और जीर्णोद्धार का कार्य कराया था। मंदिरों में राम टेकारी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, संगमेश्वर शिव मंदिर, खंडोबा मंदिर, अमरकंटक में नर्मदा माई मंदिर का निर्माण एवं कुंड का निर्माण जो है बिंबाजी ने कराया। मस्जिद में रतनपुर मस्जिद का निर्माण बिंबाजी द्वारा किया गया, है ना। जीर्णोद्धार की बात करें तो दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कराया, जिसे किसने बनवाया था? बलभद्र दास ने बनवाया था। और इसके क्या कहना चाहिए, प्रबंधन के लिए गांव दान में दिए। इसके अलावा राजीव लोचन मंदिर राजीव को भी गांव दान में दिए। कुल मिलाकर एक सहिष्णु राजा थे, है ना, शासक थे। इन्होंने जो है अनुभवी व्यक्तियों को नागपुर से छत्तीसगढ़ लेकर आए शासन प्रशासन के लिए
और इनके सेनापति थे नीलू पंडित। इनके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे घोड़ो महादेव और इनके सलाहकार कौन थे? मशार नील्हे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने प्रशासनिक सुधार किए थे। कौन कौन से प्रशासनिक सुधार है देखते हैं। प्रशासनिक एकीकरण, रतनपुर और रायपुर का जो है एकीकरण कर दिया, दो अलग अलग जगह को एक मिलाकर कर दिया है ना। इस इंटीग्रेट केंद्रीकरण से जो है शासन में इनको सुविधा हुई। नियमित न्यायालय है ना, न्याय मिलने से क्या है कि नागरिकों का जो है जनता का शासक के ऊपर जो है एक विश्वास बना रहता है कि यदि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें न्याय बिल्कुल मिलेगा। न्याय किससे मिलेगा? न्यायालय से। तो नियमित न्यायालय की व्यवस्था इन्होंने की है, इसीलिए जो है इनका शासन कह सकते हैं लंबे समय तक चला। नई जमींदारी व्यवस्था, राजनांदगांव तथा खुज्जी दो नई जमींदारी की व्यवस्था की शुरुआत की। परगना पद्धति के सूत्रधार बिंबाजी भोसले ही माने जाते हैं, है ना। इन्होंने जो है सैन्य सेवा के बदले मोहम्मद खान को मदनगढ़ क्षेत्र के स्थानों को जो है भेंट स्वरूप प्रदान किया। इन्हीं के समय जो है विजयादशमी के पर्व पर स्वर्ण पत्र देने की प्रथा का आरंभ किया गया। इनके समय विदेशी यात्री मिस्टर मांट और अलेक्जेंडर इलियट का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। जमींदारों से संबंध, निश्चय ही 32 जमींदारों से 68,721 रुपये की टकोली वसूली हुई थी, अर्थात संबंध अच्छा ही रहा हुआ तभी तो वसूली हुई थी। सर्वाधिक वसूली की बात करें तो खैरागढ़ जमींदार से 24,000 रुपये टकोली वसूल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। चिमणाजी भोसले को जानते हैं, है ना, जिन्हें इन्होंने क्या बोलना चाहिए कि गोद लिया था और इन्हीं को अपना उत्तराधिकार घोषित किया था। उनका मूल नाम खंडोजी था। उपाधि इनकी सेना धुरंधर थी, जो कि आनंदीबाई द्वारा दी गई थी, है ना। फिल्म तो अभी आई है। धुरंधर की प्रथा जो है प्राचीन काल से आधुनिक इतिहास से चली आ रही है ना। जीर्णोद्धार की बात करें, गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर का जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था और 1788 में इनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के पश्चात जो है आनंदीबाई ने शासन अपने हाथ में ले लिया था। अगले शासक हैं व्यंकोजी भोसले। चिमड़ा जी की मृत्यु के पश्चात रघुजी द्वितीय के छोटे भाई व्यंकोजी को सन 1788 में छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया और उन्होंने व्यंकोजी ने नागपुर में रहकर छत्तीसगढ़ का अप्रत्यक्ष शासन किया। इनकी उपाधि थी धुरंधर, रघुजी द्वितीय द्वारा दिया गया। इनके समय यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर और मिस्टर ब्लंट जो है छत्तीसगढ़ आए थे। फॉरेस्टर महिपत राव दिनकर के समय आए थे और ब्लंट विठल राव दिनकर के समय आए थे, है ना। साम्राज्य विस्तार, इन्होंने जो है संबलपुर रियासत पर अपना अधिकार किया, सिहावा परगना पर अधिकार किया। किसके माध्यम से? अपने सेनापति रामचंद्र बाग के माध्यम से, है ना। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो इनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रशासन जो है प्रारंभ हुआ और सूबेदारी प्रशासन के अंतर्गत सूबेदार जो है नियुक्त किए गए, है ना। टोटल 8 सूबेदारों की नियुक्ति हुई। आइए देखते हैं सूबेदार कौन कौन से सूबेदार थे, समझते हैं। ये 8 सूबेदार नियुक्त हुए। पहले सूबेदार महिपत राव दिनकर और अंतिम सूबेदार यादव राव दिनकर रहे हैं, है ना। सूबेदारी शासन के बारे में बात करें, बिंबाजी भोसले ने जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा प्रशासक थे और उन्होंने कलचुरी कालीन शासन में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया था, है ना। बिंबाजी के बाद व्यंकोजी छत्तीसगढ़ के मराठा शासक हुए और उन्होंने यहाँ शासन जो है सूबेदारों के माध्यम से संचालित किया। यह व्यवस्था 1787 से शुरू हुई और 1818 में खत्म हुई। प्रथम इसके सूत्रधार ये व्यंकोजी भोसले माने जाते हैं। समाप्ति इसकी जेनकिंस के समय हुई। मुख्यालय इसका रतनपुर था। महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार और अंतिम सूबेदार यादव राव दिनकर थे। प्रथम सूबेदार के बारे में जानते हैं, महिपत राव दिनकर, जिनका सूबेदारी जो है 1788 से लेके 1790 2 साल रहा, है ना। और इनके समय ही जो है आनंदीबाई और इनके बीच जो है संघर्ष हुआ शासन को लेकर और इनकी जो है सूबेदारी नाम मात्र के लिए थी। शासन की सारी बागडोर जो है आनंदीबाई के हाथ में थी, है ना। इनके समय विदेशी यात्री फॉरेस्टर जो कि यूरोपीय थे छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने 17 मई 1790 को रायपुर की यात्रा की थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। विठल राव दिनकर 1790 से 1796 6 साल इनका कार्यकाल रहा और
इनके समय ब्लंट की रायपुर, कांकेर और रतनपुर की यात्रा हुई थी और इन्होंने परगना पद्धति की शुरुआत की थी। आइए समझते हैं परगना पद्धति को। इस पद्धति के तहत जो छत्तीसगढ़ों को समाप्त कर 27 परगनों में पूरे छत्तीसगढ़ को विभाजित किया गया, है ना। और संपूर्ण राजस्व को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है भूमि कर और दूसरा है अतिरिक्त कर। यह परगना पद्धति 1790 से 1818 तक चली। परगना पद्धति के में प्रमुख को क्या कहते थे? कमामिसदार कहते थे। और अन्य अधिकारियों को में जो है का नाम देखें तो फडणवीस कहते थे, पद का नाम है, और बड़कर कहते थे। भवानी कालू ये बहुत कम समय के लिए 1796 से 97 तक ही रहे, है ना। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना चाहा, इसीलिए इन्हें हटाकर जो है केशव गोविंद को अगला सूबेदार नियुक्त किया गया। और ये जो केशव गोविंद है 1797 से 1808 तक सूबेदार रहे और सबसे लंबे समय तक सूबेदार रहे हैं सूबेदार केशव गोविंद। और इनके समय यूरोपीय यात्री कोलब्रुक का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। अगले सूबेदार अच्छा, इनके समय जो है पिंडारियों का हमला हुआ था और इन्होंने सफलतापूर्वक विफल किया था। संबलपुर क्षेत्र तक इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया और छोटा नागपुर एवं सरोजा के मध्य जो सीमा विवाद था इसको इन्होंने सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। अगले सूबेदार थे बिंकाजी पिंडरी 1808 से 9। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके पश्चात हैं भिकाजी गोपाल, इनका अन्य नाम है भीका भाऊ। मराठा सूबेदारों में भिकाजी गोपाल का कार्यकाल भी महत्वपूर्ण रहा। इनके कार्यकाल में राजनीतिक घटनाएं जो है तीव्रता से घटित हुई। पहली घटना तो है पिंडारियों का आक्रमण, है ना। पिंडारी क्या थे? एक प्रकार से कहना चाहिए कि बंजारे थे जो लूटपाट करते थे और इस समय वो जो इनकी गतिविधि थी चरम पर थी। अमरकंटक के रास्ते ये छत्तीसगढ़ आते थे और यहाँ लूटपाट मचाते थे, है ना। सरगुजा संघर्ष भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, सूबेदारी काल में। भिकाजी गोपाल के कार्यालय में सरगुजा में उत्तराधिकार कार्यालय में जो है कार्यकाल में सरगुजा में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर संघर्ष छिड़ा, जिसमें अंग्रेजों और मराठों दोनों ने जो है हस्तक्षेप किया था, है ना। राजनीतिक घटनाक्रम, ये मराठा शासक व्यंको जी की मृत्यु हो गई इन्हीं के समय, रघु जी द्वितीय की मृत्यु हो गई, परसो जी की मृत्यु हो गई। अप्पा साहब को छत्तीसगढ़ का शासक नियुक्त किया गया, है ना। अप्पा साहब जो कि अंतिम शासक थे। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ। अपनी खोई सत्ता को प्राप्त करने के लिए मराठा एवं अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। फलस्वरूप 1817 में पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी और मराठे ब्रिटिश के अधीन हो गए, है ना। लगभग मराठा शासन कमजोर होते आ रहा है। अब प्रत्यक्ष शासन के जगह अंग्रेजों के अधीन होते जाएंगे धीरे धीरे। सूबा शासन, सूबा शासन तो पढ़ लिए भाई। इसके पश्चात सूबेदार हैं सखाराम हरी या सीताराम टाटिया। सखाराम हरी की हत्या रतनपुर के एक बनिए ने गोली मारकर कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। आखिरी सूबेदार यादव राव दिवाकर। इन्हीं के शासनकाल में पिंडारियों का जो है दमन किया गया। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के अंतर्गत ये अंतिम सूबेदार थे। और तृतीय मराठा युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध के बाद छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का जो है अंत हो गया। 31 मई 1818 में छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया, है ना। सूबेदारी प्रथा का पद्धति का जो है मूल्यांकन देख लेते हैं। इस पद्धति का जो है उल्लेख यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर, ब्लंट और कोलब्रुक ने अपनी यात्रा वृत्तांत में किया था। संविदा आधार पर जो है सूबेदारों की नियुक्ति होती थी। संविदा आधार पर, याद रखिएगा, प्रतिभा एवं योग्यता का इसमें कोई भी स्थान नहीं था, है ना। प्रतिभा और योग्यता का यदि स्थान मतलब मुख्य भूमिका देखें तो आप लोग डीसी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे अपनी प्रतिभा और योग्यता के माध्यम से, और अपने जिले का प्रशासन मतलब चलाएंगे, है ना। प्रशासन और योग्यता का कितना महत्व है देखिए। आप लोग सब चीज संतुलित होकर जो है प्रशासन करेंगे और एक अच्छे प्रशासक बनेंगे, है ना। किसी का शोषण तो नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आप बन रहे हैं प्रतिभा और योग्यता के आधार पर। लेकिन उस समय जो संविदा के आधार पर सूबेदारों की नियुक्ति हुई, उनको कोई मतलब नहीं था कि नागरिकों का शोषण हो रहा है, वे खुश हैं कि नहीं,
उससे कोई मतलब नहीं था। उनको मतलब था अधिक से अधिक राजस्व की वसूली, अधिक से अधिक लगान की वसूली। जनता से कोई उनका हमदर्दी नहीं था, है ना। सूबेदारों का ध्यान केवल वही राजस्व वसूली पर था। और इस प्रकार से जो है एक चरम तक पहुंचता है शोषण। उसके बाद जो है लोग जो है वहाँ से विस्थापित होने लगते हैं और शोषण का भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। और इसी प्रकार से जो है उस समय गांव वीरान हो गए, है ना। कितना शोषित होगा कोई भी आदमी, है ना। सूबेदारी प्रथा ने जो है अराजकता, शोषण एवं असंतुलन का माहौल बना दिया। कुल मिलाकर कहते हैं शोषणकारी व्यवस्था थी, पद्धति थी। अगले शासक हुए परसोजी या पुरसोजी। इनका अन्य नाम बाला साहब भोसले था और इनकी मृत्यु 1 फरवरी 1817 को हो गई थी। और ये दिमागी और शारीरिक दृष्टि से प्रशासन के लायक नहीं थे, है ना। और इनके गद्दी पर बैठते ही प्रशासन का दायित्व अप्पा साहब को दे दिया गया, जो कि कहना चाहिए कि पहले से ट्राई कर रहे थे मुझे मिले करके। और अंत में देखते हैं अप्पा साहब भोसले को। भोसले परसोजी के शासनकाल में अप्पा साहब अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। अप्पा साहब की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, इसीलिए उन्होंने जो है नागपुर स्थित अंग्रेज रेजिडेंट जेनकिंस के साथ षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिया, है ना। 27 अप्रैल 1816 को अप्पा साहब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। यह संधि गुप्त रूप से की गई थी, है ना, सहायक संधि। 1 फरवरी 1817 को अप्पा साहब के इशारे पर परसोजी की हत्या कर दी गई और शासन की बागडोर जो है अप्पा साहब के ने पूर्ण रूप से अपने हाथों में ले लिया। सेना साहब इन्होंने उपाधि धारण की। इनके अधीन सूबेदार की बात करें तो सखाराम एवं सीताराम टाटिया और यादव राव दियाकर, जो कि अंतिम सूबेदार थे, ये हुए। अप्पा साहब ने पिंडारी नेता चित्तू से मित्रता कर नागपुर रेजिडेंस पर जो है आक्रमण कर दिया। महत्वाकांक्षा तो भाई जिससे आपको शासन मिला है उसी के ऊपर भी आक्रमण करने का भी हो जाता है ना। क्योंकि लोभ, कहना चाहिए लालच जो है बहुत बुरी चीज है, और इसके तहत जिन्होंने शासन दिया उन्हीं के ऊपर इन्होंने आक्रमण कर दिया, है ना। इस युद्ध में इस युद्ध का कहने का मतलब है इन दोनों के मध्य सीताबर्डी की लड़ाई हुई, जिसमें अप्पा साहब परास्त हुए और आत्मसमर्पण कर दिया। और 1818 में अप्पा साहब को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। इस प्रकार जो है ब्रिटिश नियंत्रण की काल की शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ में, है ना। इनकी मृत्यु 1840 में हो गई। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे और कल हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन छत्तीसगढ़ में, है ना। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ और धीरे धीरे हम छत्तीसगढ़ कहना चाहिए कि भारत की आज़ादी के साथ साथ छत्तीसगढ़ की कहना चाहिए कि इतिहास को समझते चलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।